हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है नीट फिजिक्स के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑसिलेशन वेव्स चैप्टर की, जिसमें हम 100 बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो उस सीरीज का पहला लेक्चर हम कर चुके हैं, या कह लें कि फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। एंड आई होप आप लोगों ने उसे देखा है और उसे एंजॉय किया होगा। तो आज उसी सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है, या कह लें कि दूसरा पार्ट है, जिसमें कि हम फर्दर 20 क्वेश्चंस या लगभग 20 क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। तो ये सीरीज या ये पार्ट भी आप उसी तरह से एंजॉय करेंगे जिस तरह से आपने इसका पहला पार्ट एंजॉय किया है। तो लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टेक्स 2 सेकेंड्स। तो हमें उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ बतानी है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई L ओवर G। अब गिवन क्या क्या है, टाइम पीरियड गिवन है। टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 सेकेंड्स है, और ये 2 पाई L ओवर G। दोनों साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा L अपॉन G। तो ये 4 से 4 खत्म। हमें चाहिए L की वैल्यू, तो L की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, G अपॉन पाई स्क्वायर। और G की वैल्यू अगर 9.8 लेते हो, ये लेते हो 3.14 और इसका करते हो स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 1 मीटर। ठीक है, तो हल्का फुल्का मैथमेटिक्स था, ऐसा कोई भारी काम इस क्वेश्चन में था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड T1 when on earth surface and T2 when taken to a height r above the earth surface where r is the radius of the earth, value of T2 over T1 हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम पीरियड एट अर्थ सरफेस, टाइम पीरियड एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर टाइम पीरियड की हम बात करें तो ये हो जाएगा T1 इक्वल्स टू 2 पाई और L बाय G। ये हो गया टाइम पीरियड अर्थ सरफेस के ऊपर, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन उसके बाद टाइम पीरियड कहाँ पर, जब उसको किसी हाइट पर ले जाया जाता है, तो टाइम पीरियड एट सम हाइट अबव द अर्थ सरफेस, और वो टाइम क्या है T2, और T2 इक्वल्स टू L अपॉन यहाँ पर लिख दिया मैंने G इफेक्टिव। अब G इफेक्टिव की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जब किसी पॉइंट को, किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर लेके जाया जाता है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है, G इफेक्टिव इक्वल्स टू G R अपॉन R प्लस H स्क्वायर, इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो गिवन है कि H है जो वो किसके बराबर है, R के बराबर है। गिवन है कि जो H है वो किसके इक्वल है, R के। तो यहाँ पर वैल्यू अगर डालोगे तो G इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी G R अपॉन 2R स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना, G बाई 4। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई, और G बाई 4 करोगे तो ये 4L अपॉन G हो जाएगा। अब हमें रेशो किसका पूछा है, T2 ओवर T1 का। तो T2 ओवर T1 का रेशो क्या आ जाएगा, T2 ओवर T1। तो T2 जो है वो कितना है, 2 पाई 4L अपॉन G, और T1 जो है वो कितना है, 2 पाई L अपॉन G। तो ये पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, L अपॉन G ख़त्म, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो T2 ओवर T1 का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक चीज़ नोट करो कि ज़रूरी नहीं कि ये जो क्वेश्चन है आपसे सिंपल पेंडुलम के चैप्टर से ही पूछा जाए। ये क्वेश्चन अगर देखो तो ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है किसका, ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज का। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो वहाँ पर भी हमें टाइम पीरियड पूछा जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिंपल एसएचएम के चैप्टर में ही मिले, वो टाइप के क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी मिल सकते हैं, कैपेसिटर के केस में मिल सकते हैं, है ना। तो
ये जो चैप्टर्स हैं इनमें जो टाइम पीरियड वाले केस हैं वो आपस में क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, तो ये जो लिंक्ड वाले पार्ट है इनको आप स्पेशली जरूर करके जाना, स्पेशली जरूर इनको प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है 2 ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम विद टाइम पीरियड t and 5t/4 are in phase at given time. They are again in phase after an ellipse of time. ठीक है, वो फेज में कब आएंगे, वापस से फेज में कब आएंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो t टाइम के बाद वो सेम फेज में आ जाते हैं। ठीक है, कंसीडर जो पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स are in phase an ellipse of time t, an ellipse of time t टाइम के बाद वो किस में आ जाते हैं, सेम फेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो t टाइम के बाद सेम फेज में आ जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ वाइब्रेशन है t पार्टिकल के लिए, लेट फॉर पार्टिकल with time period capital T, number of vibrations are n. So number of vibrations for 5t/4 is कितना होगा, n-1 होगा। ठीक है, अब ये t टाइम के बाद दोनों किस में है, सेम फेज में है। ठीक है, तो दोनों सेम फेज में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इंटू टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, n-1 इंटू 5t/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, t से t कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा 4n, ये बनेगा 5n-5। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 5 उधर चला जाएगा, n = 5। तो यहाँ से n = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है, जो एलिप्स ऑफ टाइम है t, वो किसके बराबर है, nt के बराबर है, या n-1 5t/4 के बराबर है। तो t n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम बाद वो सेम फेज में होंगे, 5t टाइम के बाद वो दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी आए हैं। तो इस तरह के और अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो उनको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 1 मीटर ऑन अर्थ। इफ मास एंड डायमीटर ऑफ द प्लेनेट इज डबल्ड देन दैट ऑफ अर्थ लेंथ बिकम। ठीक है साहब, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो टाइम पीरियड की वैल्यू अर्थ के ऊपर 2πL/g। अब यहाँ पर जो g है, हमें पता है कि g की वैल्यू कैसे लिखेंगे, gm/r², जहाँ g क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m हो गया मास ऑफ अर्थ और r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। मैं यहाँ e लगा देता हूँ, यहाँ पर भी e लगा देता हूँ, e मतलब अर्थ के लिए। तो इसको लिख दिया मैंने TE, e स्टैंड्स फॉर अर्थ। तो ये हो गया T 2πL/r, e² ऊपर पहुँच गया, और ये हो गया कितना, gme। इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से किसी प्लैनेट के लिए अगर फॉर्मूला लगाएं तो फॉर अ प्लैनेट, तो फॉर टाइम पीरियड फॉर अ प्लैनेट। फॉर अ प्लैनेट का मतलब जब पेंडुलम किसी प्लैनेट के ऊपर है ना, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा प्लैनेट के लिए p लिख दिया, तो कितना हो गया 2π, ये l और ये हो जाएगा rp², ये हो जाएगा gmp। ठीक है, अब इसको लिख दिया इक्वेशन सेकंड। गिवन क्या है, गिवन है कि जो मास और डायमीटर यानी कि रेडियस जो प्लैनेट की है वो डबल है अर्थ की। तो गिवन है जो मास ऑफ प्लैनेट है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये वैल्यूज दोनों इस इक्वेशन 2 में रखोगे तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, अब 2πL, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4re², और ये कितना हो जाएगा g और इंटू 2me। फर्दर सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 2πL और इंटू 2re² और अपॉन g इंटू me, ये आ गया। अब दोनों टाइम पीरियड बराबर अगर हैं, TE बराबर TP है, तो अगर TE बराबर TP है, दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर करो, 2π
और ये एल ई है, ई का मतलब लेंथ अर्थ पे, ये पी है मतलब प्लैनेट पे। तो ये कितना हो जाएगा, एल ई इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई एल पी इंटू 2 RE स्क्वायर अपॉन जी एम ई। तो देखो कट क्या क्या रहा है, ये पूरा ख़त्म, ये ख़त्म जी एम ई, ये ख़त्म RE स्क्वायर ख़त्म, 2 पाई ख़त्म। तो यहाँ से ये रूट हटेगा, तो यहाँ से एल ई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बचेगी, 2 इंटू एल पी। और हमें ये पूछा है कि एल पी कितना होगा अर्थ का, तो एल पी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 एल ई, यानी कि प्लेनेट पर जो उस पेंडुलम की लेंथ है अर्थ की लेंथ की कितना टाइम्स होगी, 0.5 टाइम्स होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जी का यूज़ हो रहा है, ग्रेविटेशनल वैल्यू बदल बदल के क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले गए थे पहले क्वेश्चन में, यहाँ पर किसी प्लेनेट पे है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसे बना दे कि किसी डेप्थ पर ले जाए तो वहाँ पर टाइम पीरियड पूछ ले। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो हमें प्रिपेयर करना है उनको, यानी कि ग्रेविटेशनल वाले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनको करेंगे ही, और मोर एंड लेस तब तक आप भी अपने एंड पर उनको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है सिंपल पेंडुलम हैज़ लेंथ L सेंटीमीटर, mass of the bob is m gram, the bob is given charge plus q, state coulomb. The pendulum is suspended between the plates of charge parallel plate capacitor. If E is the electric intensity between the plates as shown in the figure, the time period of the oscillation. तो ये डायग्राम हमें दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो प्लस यहाँ है ऊपर वाली प्लेट पर, माइनस यहाँ है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कहाँ से कहाँ, प्लस से माइनस की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स QE, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, FE इक्वल्स टू QE। और इसी फोर्स की वजह से जो चार्ज है वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो चार्ज विल एक्सेलरेट ड्यू टू दिस फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से चार्ज एक्सेलरेट करेगा, यानी कि MA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QE, और A बराबर क्या हो जाएगा, QE अपॉन M। अब ये जो A है एक्सेलरेशन है, ये किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है कौन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो नेट वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो होगी G इफेक्टिव, वो कितनी हो जाएगी, G प्लस A, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। हमें पूछा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, T इक्वल्स टू 2 पाई L अपॉन G इफेक्टिव, यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ले लिया हमने, तो 2 पाई L, और G की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, G प्लस A, और A की वैल्यू कितनी है, QE ओवर M। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर टाइम पीरियड हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है वहाँ से भी ये जो क्वेश्चन है, कौन से, पेंडुलम वाले, जहाँ इनका टाइम पीरियड पूछा जाएगा, तो वो देखने को मिलेंगे, और अगर आपने किए हैं तो वहाँ पे ज़रूर ये क्वेश्चंस किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिस्क ऑफ रेडियस R 10 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स एज अ फिजिकल पेंडुलम about an axis perpendicular to the plane of the disk at R from its center. If R is equals to R by 4, the approximate period of oscillation is. तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो पेंडुलम है वो कौन सा है, फिजिकल पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड फॉर अ फिजिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड फॉर अ फिजिकल पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है 2 पाई आई अपॉन कितना होगा, MGH। ये फिजिकल पेंडुलम का क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। आई क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, जिसके अबाउट पिवोटेड होता है पेंडुलम। तो आई क्या हो गया, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पिवोटेड
पिवोटेड एक्सिस। ठीक है, h क्या हो गया, h हो गया डिस्टेंस बिटवीन पिवोट पॉइंट एंड किसके बीच, सेंटर ऑफ मास के बीच। हमें यहाँ पर कौन सा केस दिया है, हमें यहाँ डिस्क दी है, ये डिस्क बना लो, ये डिस्क है। ठीक है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास के, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है एक्सिस इसके सीजी से, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये पिवोटेड है, यानी कि ये एक्सिस हो गया जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और इसको लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास एक्सिस को जी। तो अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई जी प्लस एम, और बीच की डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर। अब डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस पास हो रहा है उसके सी जी से, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन में गिवन है कि जो आर है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, आर बाई 4, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी लेनी है, आर बाई 4। तो ये वैल्यू ले ली हमने आर बाई 4, इसका कर दिया स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एम आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये कितना बचेगा 1/2, और ये कितना बच जाएगा 1/16। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर और ये एलसीएम आ गया 16, तो 8 और 1 9, तो ये आ गया 9 एम आर स्क्वायर अपॉन 16, ये आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें चाहिए टी, तो टी के फॉर्मूले में वैल्यू डालो, टी इक्वल्स टू 2 पाई। आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू आ गई 9 एम आर स्क्वायर अपॉन 16, एम का एम, जी का जी, और एच की वैल्यू कितनी है, एच जो है पिवोट पॉइंट और कहाँ तक की दूरी है, सी जी तक की, जो कि कितनी है, आर। तो एच की वैल्यू है आर, और आर किसके बराबर है, आर बाई 4 के, तो ये हो गया आर बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये m से m खत्म, एक r से एक r खत्म, तो t इक्वल्स टू कितना बचेगा 2 पाई, और यहाँ कितना रह गया 9r, और उसके बाद नीचे आ गया 4, और ये कितना है g, ये g कितना है g, ये g हो गया। अब r की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर लेनी है। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.10, ये कितनी लेनी है 9 इंटू 0.10 और 4, और g की वैल्यू भी ले लो 10। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से टाइम पीरियड आएगा अप्रॉक्सीमेट वो आएगा 0.945 सेकेंड्स। तो जो टाइम पीरियड आ गया वो कितना आ जाएगा 0.945 सेकेंड्स। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है, मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, एक तो यह हुआ है फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला, दूसरा आई कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, और एच क्या होता है, और एच क्या होता है। यहाँ पर एच किसके बराबर है, आर के, और आर किसके बराबर है, आर बाय 4 के। तो ये चीज़ें अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो लेके इसको बैठे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, इट इज हिंज्ड एट वन एंड टू द सीलिंग, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। देखो साहब, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये सीलिंग है, यहाँ से कोई रॉड लटका हुआ है ऐसे, और रॉड की जो लेंथ है वो है एल, तो इसका जो सी जी है वो कहाँ हो जाएगा, इसके बीच में, ये इसका सी जी हो गया। तो ये भी कौन सा केस हो गया, फिजिकल पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड फॉर फिजिकल पेंडुलम, फॉर फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई आई अपॉन एम जी एच। और हम बात कर चुके हैं आई कौन सा होता है, आई का मतलब जिसके अबाउट पिवोटेड है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो है रॉड पिवोटेड कहाँ है, इस एक्सिस के अबाउट है, इस पॉइंट के अबाउट है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या चाहिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो रॉड होती है उसके एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट इट्स वन एंड, तो इसके एक एंड के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो कितना होता है ml²/3।
एच की वैल्यू चाहिए। एच क्या होता है, सी जी से लेके और पिवोटेड पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये एच किसके बराबर हो गया, L/2। तो एच की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, L/2। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2π। आई की वैल्यू कितनी, mL²/3, m का m g, और l की h की जगह कितना हो जाएगा, L/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2π और ये हो जाएगा 2L/3g। तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा उस रॉड का जिसको एक सीलिंग से लटकाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू 0.4 cos 8t minus x/2 where x and y are in meters and t in second the frequency of the wave। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसको लिख लो वापस से। तो 5y इक्वल्स टू 0.4 cos 8t minus x/2। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू है, 8 के। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर, 2πf, और 2πf किसके बराबर, 8 के। तो f इक्वल्स टू कितना हो गया, f इक्वल्स टू हो गया 4/2π। तो ये क्या आ गया, इस वेव की फ्रिक्वेंसी आ गई। नहीं, 2 तो कट गया ना, 4/π। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4/π। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रिंग कैन बी रिटन राइटिंग एज y इक्वल्स टू 3 cos π 100t माइनस x, इट्स वेवलेंथ इज। तो इक्वेशन जो है वो गिवन है कितनी है, y इक्वल्स टू 3 cos π 100t माइनस x। मैं इस पाई को अंदर ले जाता हूँ तो 3 cos, ये हो जाएगा कितना, 100πt माइनस πx। हमें क्या पूछा है, वेवलेंथ। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। तो इन दोनों को कंपेयर करो। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल रही है, पाई, और k जो होता है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2π/λ, और ये पाई, तो पाई से पाई मर गया। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ जो हो गई इस वेव की वो कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन अ साइनोसोडियल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 0.170 सेकेंड्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम है वो कितना होता है, t/4। ठीक है, टाइम फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से और ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम है t, वो कितना होता है, t/4 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, टाइम गिवन है, कितना है, 0.170। तो ये बराबर कर दो 0.170 के। तो यहाँ से t इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 × 0.10 सेकेंड्स। हमें पूछा क्या है, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो बराबर होती है 1/t, तो ये हो जाएगा 1/4 × 0.170। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.43 हर्ट्ज़। तो ये क्या आ गई, इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई। तो होपफुली अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे और उनमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, उनको कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं उन्हें देखूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिगार्डिंग ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल कनेक्ट विद 4 स्प्रिंग्स एज शोन इन फिगर। तो ये मास है कोई m, ये 4 स्प्रिंग से कनेक्टेड है। हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे
देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा, इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये पार्टिकल है m। इस वाली स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेट्स से इट इज़ F1। और ये वाली जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लेट्स से इट इज़ F2। यहाँ से मैंने ऐसे सीधे लाइन खींची ऐसे, और ये ऐसे एक मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये 90 हो जाएगा तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। ऐसे ही मैंने सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा कॉस, और ये कितना होगा F1 कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा F2 कॉस थीटा। और इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐसे आ जाएंगे, इसका आ जाएगा कितना F1 साइन थीटा, और इसका कितना आ जाएगा F2 साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, तो F1 बराबर क्या होगा, F2 रहेगा। F1 बराबर F2 रहेगा, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो आ जाएगा इन दोनों स्प्रिंग की, ऊपर वाली स्प्रिंग की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2F साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब F जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, F इक्वल्स टू kx के बराबर होता है। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट है y, ठीक है। और ये एंगल है कितना, थीटा, ये एंगल है थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये है कितनी, x है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा देखूँ तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन x के, यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स जो अब होगा अपर स्प्रिंग्स की वजह से वो कितना होगा, 2F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इंटू वाई और साइन थीटा, और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, x साइन थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो नेट फोर्स कितना होगा 2k, और y की वैल्यू x साइन थीटा, तो x साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है साहब। अब लोअर स्प्रिंग्स की वजह से, तो लोअर स्प्रिंग्स की वजह से भी सेम कहानी होगी। तो सिमिलरली ड्यू टू लोअर स्प्रिंग्स, तो लोअर स्प्रिंग्स की वजह से जो नेट फोर्स आएगा उसमें क्या होगा, 2। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 2k, तो क्या लिखोगे, ये होगा 2k डिस्प्लेसमेंट x, और ये हो जाएगा एंगल कितना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब थीटा की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कितनी, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 45 डिग्री, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, और बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर पहले वैल्यू डाल देते हैं किसकी, थीटा की और बीटा की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक मिनट रुकिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब मैं कह देता हूं अपर स्प्रिंग्स की वजह से जो फोर्स है वो है F1, और उसकी वैल्यू कितनी है 2kx साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर कितना लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 की 1/√2 वैल्यू, स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये आ जाएगा kx। और लोअर स्प्रिंग वाला जो फोर्स है उसको लिख देता हूँ F2, तो वो कितना हो जाएगा 2 और इंटू 2kx, और साइन स्क्वायर बीटा है, बीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा 1/4, यानी कि ये भी हो जाएगा kx। दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा, सिंस बोथ द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में रहेंगे, इसलिए जो नेट फोर्स लग जाएगा वो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2, यानी कि 2kx, इसके बराबर होगा। और रीस्टोरिंग फोर्स के वैल्यू बराबर हो जाएगी, माइनस लग जाएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स
रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा कितना, -2kx, और इसको बराबर कर देंगे हम ma के। तो यहाँ से अब ma प्लस 2kx इजक्वल्स टू 0, a प्लस 2k अपॉन m, ये x है ना, x इजक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई किसके बराबर, ओमेगा का रूट 2k अपॉन m। हमें चाहिए टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन t, 2k अपॉन m। तो t इजक्वल्स टू कितना हो गया, t इजक्वल्स टू हो गया 2 पाई m अपॉन 2k। अब इस 2 को अंदर ले जाओगे तो बनेगा 4, और एक 2 से 2 मर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन k। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू हो गई। में क्या कहा गया है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स simple harmonic motion in water with a time period t, while the period of oscillation of bob is t naught in air। ठीक साहब, neglecting frictional force of water and given that density of bob is 4/3 into 1000 kilogram per meter cube, what is the relation between t and t naught। देखो पेंडुलम बना लो और बॉब बना लो, उसका पेंडुलम और उसका बॉब बना लो। तो हमने बनाया है पेंडुलम, ये बना लिया, ठीक है, और यहाँ ये बन गया इसका बॉब। पहली कंडीशन एयर की, कौन सी कंडीशन, एयर की। तो इन एयर के केस में क्या होगा, एयर के केस में जो टाइम पीरियड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई ओवर L/g, ये फॉर्मूला होता है एयर के केस में, ठीक है। और यहाँ पर इस t को क्या बोला हुआ है, इस t को बोला हुआ है t नॉट। तो इस t को t नॉट बोला हुआ है, तो इस t नॉट को हम रख देते हैं यहाँ पर, t इजक्वल्स टू t नॉट। तो t नॉट इजक्वल्स टू 2 पाई और L/g, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि इसको वाटर में सबमर्ज कर दिया गया है, कंडीशन सेकेंड, इसको पानी में डुबो दिया, ठीक है। तो कंडीशन सेकेंड, पानी में इसको सबमर्ज कर दिया, ये सबमर्ज हो गया। अब ये किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, ये वाटर है इसमें, ठीक, वाटर, यहाँ पर वाटर है। तो अब क्या होगा, जब ये वाटर में सबमर्ज हुआ है तो इस पर क्या लगेगा, इस पर लगेगा क्या, बायोंसी फोर्स। ये एंगल हो गया थीटा, और ये इस जो बॉब का वेट है नीचे की तरफ, और बायोंसी फोर्स लगेगा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, और इसको लिख दिया मैंने FB से। यहाँ से ऐसे मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, और ये एंगल हो गया कितने का, 90 का। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है L, और इसको मैं लिख देता हूँ x। अब इस लाइन को आप पीछे बढ़ाओ, इस लाइन को पीछे बढ़ाओगे ऐसे, तो यहाँ से ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, थीटा। तो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो पहले तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना होगा, mg माइनस कितना, FB। तो नेट फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, mg माइनस FB। FB मतलब बायोंसी फोर्स, और बायोंसी फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो अब इसका कंपोनेंट लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, इस डायरेक्शन में लेना है। तो ये एंगल बन रहा है यहाँ से थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी mg माइनस FB, और ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, एक चीज़ और, इसके आगे माइनस लगेगा, मैं नेक्स्ट लाइन में लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है। अब साहब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स को मैं लिख देता हूँ F1 से माइनस mg। जो बायोंसी फोर्स है वो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg। अब m क्या होगा, m होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम, और डेंसिटी किसकी ली जाएगी, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000, और इंटू g और साइन थीटा। अब हमें चाहिए मास किसका, उस बॉब का। तो
वॉल्यूम सॉरी, तो बॉब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास को डिवाइड कर देंगे किससे, डेंसिटी से। डेंसिटी बॉब की जो है वो कितनी है 4/3 इंटू 1000, तो 4/3 इंटू 1000 और ये 1000 इंटू जी, और ये कितना हो गया, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास F1 की जो वैल्यू आ रही है -mg कॉमन आ गया, 1 - 3 ऊपर पहुँच गया 3/4, और ये कितना हो गया साइन थीटा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो माइनस ऑफ mg और 3/1 ये बचेगा 1/4 और ये साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा के लिए ये ट्राइंगल मैंने पकड़ लिया, ये ट्राइंगल लो, ये ट्राइंगल ले लिया, ये थीटा, ये x और ये l, तो इस ट्राइंगल से साइन थीटा मेरे को कितना दिख रहा है x/l, तो रीस्टोरिंग फोर्स F1 जो है वो किसके बराबर हो गया, -mg/4 और x/l इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स की। इसको मैं लिख देता हूँ किसके बराबर, ma के बराबर, तो ये हो गया ma प्लस mg/4 और l ये आ गया और x इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, यानी कि हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं या SHM की इक्वेशन बनाएं, तो उस केस में a प्लस g/4l इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी हो गई, ओमेगा स्क्वायर की। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है, g/4l, तो ये कितना हो गया 2π/t और ये हो गया g/4l। तो हमें t की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 2π, t की वैल्यू कितनी मिलेगी 2π, और t इक्वल्स टू 2π और ये हो गया 4l/g। ये t की जो वैल्यू हमें मिलेगी कितनी मिलेगी, 2π√4l/g। अगर इसमें से मैं 4 बाहर कॉमन निकाल लेता हूं तो ये बनेगा 2, और ये जो है ये वाली वैल्यू ये कितनी है 2π और ओवर l/g। अब ये जो वैल्यू है इसको हमने किसके बराबर लिखा हुआ है, t0 के बराबर, और जो ये वाला t है इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे t। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2t इक्वल्स टू 2t0। अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड upward according to the relation y equals to kt square, where k equals to 1 meter per second square and y is the vertical displacement. The time period now becomes t2, the ratio of t1 square to t2 square. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो जब एक नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन का मतलब जब उसका कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो रहा, ये रिलेशन नहीं लगा रहे, तो नॉर्मल कंडीशन में जो टाइम पीरियड है उसको हमने लिया t1, और वो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो किससे लिखते हैं, l/g से। ठीक है, l/g, l होती है जो लेंथ होती है पेंडुलम की, और g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये लिख दिया। अब अपवर्ड जब मूवमेंट होता है पेंडुलम का, तो उस केस में हम जानते हैं कि जो हम पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला लेते हैं उसको हम लिख देते हैं l/g+a। ठीक है, तो वी नो दैट व्हेन पेंडुलम इज मूविंग अपवर्ड, तो उस केस में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है उसका फॉर्मूला हो जाता है l/g+a, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब g जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो a होता है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, और उस एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, y इक्वल्स टू kt स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उससे हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया कितना 2kt,
दोबारा डिफरेंशिएट करोगे d2y अपॉन dt2, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k, और k की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर t1 अपॉन t2 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो स्क्वायर करके 2 से, तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा कितना g प्लस a और नीचे आ जाएगा कितना g, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g की वैल्यू ये हाँ मैं लिख देता हूँ g प्लस a और ये हो गया g की वैल्यू अगर कंसीडर की जाए 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 10। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6/5, तो 6/5 इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में हमें बोला है अ बेंट ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अ बेंट ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A हैज़ अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, द मास ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब इज m, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द लिक्विड इज, हमें इस लिक्विड का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। तो देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि हमें एक यू ट्यूब दिया होगा और जो कि इंक्लाइंड होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को करने का जो प्रोसेस है, जो अप्रोच है, वो क्या रहना चाहिए। तो लेट सपोज मैं एक कोई सिंपल प्रॉब्लम ले लेता हूँ, एक जनरल केस ले लेता हूँ। मैं एक इस तरह से यूट्यूब बना लेता हूँ, ये यूट्यूब बनी हुई है, इंक्लाइंड यूट्यूब है, ठीक है, ये एक इंक्लाइंड यूट्यूब है और इसमें ऐसे कोई भी लिक्विड फिल किया गया है, भरा हुआ है। ये इंक्लाइंड यूट्यूब जो है ये हॉरिजेंटल से एंगल बनाए हुए है कितना थीटा, यहाँ से θ1 और यहाँ से है ये θ2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपने क्या करना है, मान लो यहाँ से लिक्विड कम होना चालू हो रहा है और यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ से और एक हाइट ले लोगे आप ऐसे h1 करके और ऐसे एक हाइट ले लोगे आप h2 करके, और जिस ये इंक्लाइंड हाइट जो है, ये इंक्लाइंड हाइट, इसको लिखोगे आप x1 और ये जो इंक्लाइंड हाइट है इसको आप लिखोगे x2। तो ऐसा मैं वो क्यों कर रहा हूँ वो देख लेते हैं। तो जब आप ये लिखोगे तो आपको एक ट्राइंगल दिखेगा ऐसे, एक ट्राइंगल दिखेगा ऐसे, ये हो गया h1 और ये हो गया x1 और ये हो गया थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखोगे आप h1 अपॉन x1, तो h1 की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी x1 साइन थीटा 1। सिमिलरली h2 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी x2 साइन थीटा 2। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब हम यूट्यूब के लिए प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, तो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं तो जो प्रेशर है उसका वेरिएशन जो होता है रो जी एच के फॉर्म में होता है। तो h हमने वर्टिकल हाइट मान लिया और इस वर्टिकल हाइट को हमने इंक्लाइंड के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। तो इसमें जो कुल प्रेशर का वेरिएशन आएगा, प्रेशर का कुल वेरिएशन जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस रो जी h1 प्लस h2, h1 ये और h2 ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस रो जी h1 प्लस h2। अब ये प्रेशर है, प्रेशर को किस में बदलना है, फोर्स में। तो सिंस प्रेशर जो होता है, सिंस प्रेशर जो है, प्रेशर वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको हमें फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एरिया से, यानी कि इस एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एरिया से। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस रो जी h1 प्लस h2 इंटू ए। अब ये जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा। यहाँ पर माइनस साइन मैंने क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि हम एसएचएम की बात कर रहे हैं और एसएचएम में हमेशा क्या लगता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो कि उस पार्टिकल को हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये क्या इक्वेशन बनती है, एम ए, ये तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, प्लस रो जी h1 प्लस h2 इंटू ए, और ये इक्वल्स टू कितना हो गया, ये इक्वल्स टू हो जाता है 0, ठीक है साहब। अब ये जो h1 h2 की वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये कितना बन जाता है एम ए प्लस रो जी, ये कितना हो गया x1 साइन थीटा 1 प्लस x2 साइन थीटा 2 और इंटू ए इक्वल्स टू 0। अब x1 x2 यदि बराबर होते हैं, x1 इक्वल्स टू x2 इंटू डेल्टा x हम ले लें, तो यहाँ से इक्वेशन बनती है एम ए रो जी डेल्टा x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ए इक्वल्स टू 0।
तो अब ये मेरे को दिख गया, ये SHM की इक्वेशन बन गई है। SHM की इक्वेशन बन गई, यानी कि इसके लिए जब हम ओमेगा की वैल्यू निकालने जाएंगे तो इस इक्वेशन को एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ। क्या बना था, MA प्लस रो जी डेल्टा एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और क्या आया था, A इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, A प्लस रो जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू A और इंटू डेल्टा एक्स, और ये डिवाइड हो गया किससे, M से, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये किसको डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है किसको, ओमेगा स्क्वायर को। तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है रो जी A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और डिवाइड बाय किससे हो गया, M से हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो ये सबसे पहले तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट रो जी A साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ओवर M, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई ओवर टी के अकॉर्डिंग T इक्वल्स टू 2 पाई M रो जी A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे यूट्यूब के जो इंक्लाइन में होंगी तो उसको करने का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इस जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें वैल्यू दी है थीटा 1 की और थीटा 2 की, कितनी है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ पर रखोगे, साइन 30 डिग्री यहाँ पर पुट करोगे, तो T इक्वल्स टू 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, M रो जी A, ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये ख़त्म। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 पाई M ओवर रो जी A। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा किसका, इस लिक्विड का टाइम पीरियड आ जाएगा जब ये ऑसिलेट करेगा। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। प्रोसेस क्या था, हालांकि जब क्वेश्चन आप करने बैठोगे, अगर एक्चुअल एग्जाम में आता है तो आपको ये सब नहीं करना है, ये सब आपके समझने के लिए है कि ये मैंने किया कैसे। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो डायरेक्ट पहला स्टेप और दूसरा स्टेप और ख़त्म क्वेश्चन। तो ये जितना भी मैंने बताया है आपको ये समझाने के लिए है कि इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे, इन केस ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता है या इन केस इसके जैसा कोई क्वेश्चन आ जाता है।